नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री में चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में है आरंभिक मानव की खोज में। इसको पढ़ते हैं। इससे पहले चैप्टर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तुषार की रेल यात्रा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आरंभिक मानव जीवन, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, और कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? 4 कारण। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले भी इसके पीछे करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य राज्यों में, अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने आया जाया करते भी होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक का यहाँ मतलब है शिकारी। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित कैसे होती थी? इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में जहाँ जहाँ त्रिकोण वाले दिख रहे हैं वो सब जगहों पर आखेटक और खाद्य संग्राहक के होने की प्रमाण मिले हैं। जैसे कि यहाँ हो गया भीमबेटका, यहाँ कुरनूल गुफाएं, और यहाँ हुंसगी। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें,
जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। जहाँ पत्थरों से औजार बनाते थे ऐसे स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इस स्थल पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़ों भी इन स्थलों पर मिलते हैं। यानी उद्योग स्थलों के बारे में इस तरह से पता चला। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसी स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आगे देखते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला तरीका है पत्थरों से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से दूसरे एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह से आघात करने वाले पत्थर दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरा तरीका क्या था? दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। दबाव सल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इससे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख करके उस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछनीय उपकरण पाए जाते हैं। तो पाषाण औजारों का निर्माण इन 2 तरीकों से हुआ। अब आगे देखते हैं आग की खोज। आग की खोज, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आगे है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे लोग भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया हो। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला से जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? आगे है कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रहण किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती है। महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। होसुंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। होसुंगी एक जगह है, यहाँ पे पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों में से कई अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए
जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अधिकांश जो औजार था वो चूना पत्थरों से बनाया जाता था। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 को हम लोग पढ़े। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।